गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स। थैंक यू। राष्ट्र का निर्माण क्लासरूम में होता है। कभी हम सुने हो कभी इस तरह से हमको बोलते हो इस तरह से कि राष्ट्र का निर्माण जो होता है वो क्लासरूम में होता है, संसद में नहीं होता है, विधानसभा में नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, सिर्फ होता है तो इसी क्लासरूम में होगा राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण समझते हो क्या होता है? राष्ट्र को मैन पावर चाहिए ना, राष्ट्र को शिक्षक चाहिए, राष्ट्र को इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, लीडर चाहिए, ये सब चाहिए ना राष्ट्र को। जिस राष्ट्र के पास जितना स्ट्रॉन्ग, जितना टैलेंट इंजीनियर होगा, जितना टैलेंट टीचर होंगे, जितना ईमानदार लीडर होगा, वो राष्ट्र क्या होगा, उतना ही मजबूत होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? इसी क्लासरूम में होगा, क्योंकि इसी क्लासरूम में आप ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके और आप कई दिशा में जाएंगे ना। अभी अगर इस क्लासरूम में अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो आप लोग ज्ञान प्राप्त करके 100 दिशा में जाइएगा ना, है ना। कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, यानी कि राष्ट्र की तरफ से आपको जवाबदेही मिलेगी। हमको मिला हुआ है ना, हमको मिला हुआ है जवाबदेही, हमको मिली तो ना आपके बीच हम हैं, काम कर रहे हैं। क्या काम करें ना आपके बीच में? क्या कर रहे हैं? हम राष्ट्र का निर्माण हम भी कर रहे हैं। तो आप मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, आपको सफलता हासिल होना निश्चित है। और इस जीवन का मूल्य को समझिए। हम कभी चर्चा करते थे, किए हैं कि आनंद क्या कौन था? बुद्ध का शिष्य था वो, है ना। भगवान बुद्ध का कौन था? वो शिष्य था। आनंद एक बार पूछते हैं अपने गुरु से, बुद्ध से, कि इस जीवन का मोल क्या है, इस जीवन का कीमत क्या है, इस जीवन का मूल क्या है? तो बुद्ध क्या करते हैं, एक पत्थर देते हैं आनंद को, एक छोटा सा पत्थर देते हैं कि जाओ इस पत्थर का कीमत पता करके आओ। वो जाता है आलू वाला के यहाँ, कहता है ठीक है हम दे देंगे 5 किलो आलू उसके बदले में। दुकान में जाता है, वही कहता है ठीक है 1000 रुपये हम दे देंगे इसमें। करते करते फिर गया सुनार के पास पहुँचा, तो सुनार कहा कि हम इसका 1 लाख देंगे। देखिए, मतलब उसको उस पत्थर का कुछ पहचान आ गया उसको कि इस पत्थर का क्या कीमत है। बुद्ध भगवान उसे कह दिए थे कि इसको बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करना, इस पत्थर का कीमत क्या है। वो चलते चलते फिर पहुंच गया कि जाहुरी के पास में। जाहुरी समझते हैं आप लोग? जाहुरी नहीं, पत्थर का पहचान करता है वो, कि नीलम है, कि मोती है, गोमेद है, कि पोखराज है, वो किस तरह का पत्थर है, वो स्टोन है, उसकी पहचान करता है। वो उसको कहते हैं जाहुरी, कहते हैं उसको। तो पत्थर था, जाहुरी के पास जाता है वो। जाहुरी कहता है कि हम इसका 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़। बोलता है नहीं हमको बेचना नहीं है। बोला 2 करोड़ देंगे, हमको बेचना नहीं है। 5 करोड़ देंगे, हमको बेचना नहीं है। अंत में कहा, जाहुरी ने क्या कहा कि खैर इस पत्थर का तो यह अनमोल है, इसकी कीमत जितना भी लगा लो वो कम होगा। अगर पूरे दुनिया का, पृथ्वी, चांद, सितारा सबको एक तरफ कर दो तो भी इसका कीमत उसके बराबर नहीं होगा। वो पत्थर क्या था? वो पत्थर क्या था? वो शरीर था, वो शरीर है पत्थर। फिर आनंद बुद्ध के पास आता है, तो बुद्ध को पूरी कहानी, कौन क्या कहा, किसने क्या इसका कीमत लगाया, सारी बात को बोलता है वो। तो बुद्ध कहते हैं कि यही पत्थर जो है तुम्हारा ये शरीर है, और इस शरीर को पहचानने वाला कौन है? पत्थर को पहचानने वाला कौन है? जाहुरी है। उसने पहचान लिया। अब पहचान के क्या कहा? पहचान करके कि इसका कीमत अनमोल है, इन कहा। तो अगर आप इस शरीर को पहचान जाइएगा तो आपको भी लगेगा कि इसका कीमत अनमोल है, नहीं तो इसका कीमत आपको मिट्टी के बराबर लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इसका कीमत, लगेगा ना, है? इस पत्थर का कीमत, इस शरीर का कीमत जिसने जो लगाया वही पाया, वही कीमत पाया। महात्मा गांधी ने जो कीमत इसका लगाया वही कीमत पाए, महात्मा गांधी हो गए वो। शरीर तो वही है, सबके पास वही शरीर है, सबके पास में आँख कान सब बराबर सबका है, क्या है ना ऐसा। आज इसमें देखो टॉप कर जाती है लड़कियाँ, सब करती है ना, अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कोई पुलिस पदाधिकारी बन गई, बनती है ना, तुम्ही लोग के बीच में बनेगी कोई, तो कौन बनेगा? वो ऊंचाई पर कौन पहुंचेगा? सफलता कौन प्राप्त करेगा? गांधी कौन बनेगा? बुद्ध कौन बनेगा? टैगोर कौन बनेगा?
इंजीनियर कौन बनेगा, आईएएस कौन करेगा, ये सब कौन करेगा? जो इस शरीर का कीमत पहचान गया वही करेगा। जिसने इस शरीर का कीमत नहीं पहचाना वो क्या करता है, वो समय को बर्बाद करता है। वो अपना समय को बर्बाद करेगा वो, और बिना मतलब कार्यों में वो उलझाएगा अपने इस शरीर को। अगर इसकी पहचान हम कर लेंगे तो अच्छे काम में लगावेंगे हम। क्या है ना, हाँ? क्लास में कुछ स्टूडेंट क्या होता है, डिस्टर्ब करते हैं, हंसता है, गप करता है, वो क्या है, उसको अभी समझ में नहीं आया कि इसका कीमत क्या है ना, इसकी कीमत क्या नहीं समझ आया। अगर क्लास में बैठे हुए हैं तो आपको शिक्षक की बात सुनिए, अभी हम क्या पढ़ाएंगे उसको देखिए, उसको समझिए अच्छी तरह से। हम क्या पढ़ाएंगे तब ना इसका कीमत होगा। अब इसको हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है, दूध पीते हैं ना, ठीक है, पानी पीते हैं। अगर कोई गंदा पानी पीने के लिए दिया आपको, पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? कोई गंदा पानी पीने के लिए दिया आपको, पिएगा आपने? नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि वो, हाँ, ये शरीर इतना अनमोल है कि ये शरीर उसके लायक नहीं है ना, वो गंदा पानी पीने लायक नहीं है। वो ये शरीर इतना अनमोल है कि, तो पहली बात है कि हमको इसका मोल समझना होगा कि इसका कीमत क्या है। और कीमत जब समझ गए तो फिर समझ गए, फिर इसका कीमत 5 किलो आलू के बराबर भी है ना, इसका कीमत 100 रुपया भी है, इसका कीमत 1 करोड़ रुपया भी है, इसका कीमत अनमोल भी है। आप जैसा कीमत लगाओ तो ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा कीमत लगाइए, जो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, वो है ना, वो क्या है, उस शरीर का कीमत अनमोल लगा रहा है। और जो पढ़ाई नहीं करके अपना समय को यूँ बर्बाद कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, क्लास में टाइम पास कर रहा है, वो कीमत क्या लगा रहा है इसका, 5 किलो आलू के बराबर। वैसे स्टूडेंट जो क्लास में वो खुद डिस्टर्ब होते हैं, आप दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो वैसे कैसे स्टूडेंट है? वो अपने शरीर का कीमत 1 किलो प्याज के बराबर लगा रहे हैं। वो कि हमारा कीमत ज़्यादा नहीं, बस 1 किलो प्याज के बराबर हम हैं। 1 किलो प्याज का दाम जितना है उतनी मेरा दाम है, उतना हमारा करोड़ में दाम नहीं है। लेकिन जो इस शरीर से अच्छे कार्य कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इस शरीर का कीमत अनमोल लगा रहा है, अनमोल लगा रहा है। आज आपके बीच हम भी काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम मन से ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करते तो आपके बीच होते, हम नहीं होते आपके बीच में, है ना। तो हमने अपने शरीर का कीमत समझा, यह अनमोल है और हमेशा समझेंगे इसको हम, और इसको अनमोल समझ के हम काम करते रहेंगे, आपके ही बीच काम करेंगे। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर आते हैं। आज हम आपको भूगोल पढ़ाते हैं, भूगोल। अच्छा, पृथ्वी गोल है किसने कहा था, क्या कहा था, किसने कहा था? बहुत नाम सुनते हैं, है ना, सुनते हैं ना, कि गैलीलियो ने कहा था, तो ये कहा था, वो कहा था, वो सब कहा था, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ भारत में इसका नाम देगा भूगोल। भूगोल, भूगोल है ना यहाँ पर, भूगोल। तो भूगोल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पृथ्वी गोल है। तो मतलब कि हमारे देश में बहुत पहले जानते थे क्या, हमारे देश में पृथ्वी गोल है, वो गैलीलियो से पहले जानते थे। अब सोचिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों का जो गति होता है, गति समझते हैं ना, पृथ्वी अपने अक्ष के ओर घूमती है और घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चंद्रमा सूर्य के चारों ओर घूमता है और बाकी जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये सारे ग्रहों की गतियाँ जो है, आज हम पढ़ते हैं क्या, तो ग्रहों की गति का अध्ययन किया कौन, केपलर ने किया, वो उसने पता लगाया। अच्छा, हमको ये बताइए पहले कि महाभारत काल में सूर्य ग्रहण लगा था ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का चर्चा जिक्र जो है वो महाभारत काल में आता है। हाँ बिल्कुल, उस समय आता था। तो इसका मतलब क्या पता चलता है, इसका मतलब पता चलता है कि हमारे देश में इसका खोज हुआ है। जब तक हमको पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब की गति हमको नहीं पता चलेगा, दूरी नहीं मालूम होगा, तो क्या इसका सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो सकता है, कर सकते हैं पता, कोई भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। ये हमारे देश का दिन है, लेकिन नाम लोग कमा रहा है, यूरोप का, अमेरिका का, ये साइंटिस्ट कमा रहा है, लेकिन हमारे देश में हो चुका था। आप सोचिए इस बात को
कि इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड पर इस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा। इसका कैलकुलेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? हमारे देश हुआ कैलकुलेशन। अब इसका लोग सॉफ्टवेयर बना के जो करे कैलकुलेशन करते रहेगा, लेकिन इसका जिक्र जो है महाभारत में भी आया है सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का। मतलब पहले से लोग करते आ रहे हैं हमारे यहाँ, सोचिए पहले करते आ रहे हैं। मतलब हमको पहले मालूम था ये सब, है ना, मालूम था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो विदेशियों का आक्रमण हुआ उसने क्या किया, हमारे देश को तहस नहस कर दिया। आप देश के नागरिक हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं, आप लोग अब समझिए, देश को समझिए, राष्ट्र को समझिए, आप अपने राष्ट्र का इतिहास को समझिए, यहाँ के भूगोल को समझिए, किताब पढ़ो, क्लास करो बढ़िया से शांतिपूर्वक, या समझो इसको। अब समझने की बारी आप लोग की आई है। तो भूगोल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी गोल। अच्छा, ग्लोब किसको कहते हैं? ग्लोब तो कई बार हम क्लास में दिखाए हैं, कई बार, और ग्लोब पर बताए हैं सब चीज़, उसमें अक्षांश देशांश सब दिखाए हैं। ग्लोब का क्या परिभाषा? आप बोल रहा था, वो क्या नाम है लड़का, क्या नाम तुम्हारा है? हाँ, क्या बोलो तो? अरे अब मास्क हटाओ ने वही गैस छोड़ना फिर वही गैस लेना, CO2 छोड़ना फिर CO2 लेना, एकदम पूरा क्लियर रखो, एकदम पूरा, एकदम खुल के लो ऑक्सीजन, लो खुल करके ऑक्सीजन लो वायुमंडल का। हाँ बोलिए, तो आप बोलिए। सुना सबको? पृथ्वी का नमूना है वो। बैठ जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमूना समझते हैं क्या होता है? नमूना उसका मॉडल है ना, उसका छोटा रूप, उसका छोटा प्रारूप होता है, मॉडल उसको कहते हैं, उसका छोटा प्रारूप होता है। तो आप ग्लोब देखते हैं, क्या देखते हैं? इस तरह से आप वो गोल देखते हैं, और उस पर सारा देश का बहुत सारी रेखाएं उसमें पड़ी रहती है। देखिए, चलिए, भूगोल तो समझिए कि पृथ्वी गोल होता है। अगर कुछ बातें हम पढ़ें, देखिए पृथ्वी हो गए, है ना। अब पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। कौन कौन सी? पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी है? सिर्फ खेल कूद हंसी मजाक सिर्फ नहीं करो, किताबें पढ़ो, जानकारी प्राप्त करो, ज्ञान हासिल करो। अगर स्टूडेंट में आपका नाम लिखा गया है, दर्ज हो गया है, तो आप ज्ञान हासिल कीजिए। आपको ज्ञान हासिल करने के लिए विद्यार्थी का पद मिला है। देखिए, ये जो है इसी के पर तक घूमती है। पूरब किस तरफ? उस तरफ है पूरब, है ना। अब पश्चिम किधर है? इधर है, ठीक है। आपका उत्तर इधर हो गया, दक्षिण इधर हो गया, और उत्तर हो गया। दक्षिण से उत्तर यह क्या हो गया? नॉर्थ है, उत्तर। आए क्या है? साउथ है ना। एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है, और उसी के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। देखिए अभी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना। ये इस तरह से ऐसे घूमेगी, और यहाँ दिशा से लेंगे तो आपको इस तरह घूमेगी, ऐसे, है ना। ऐसे आपको इस तरह से घूमेगी, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर पृथ्वी गोला था ना, ठो गोला उसमें, ठहरो। देखिए, मान लो चले, हम यहाँ पर खड़ा है, सूर्योदय किधर होता है? उधर होता है। अब कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पर आइए, सूर्य कहाँ पर है? सूर्य तो अस्थिर है ना, सूर्य अस्थिर है। सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर है सूर्य कहाँ पर? यहाँ पर सूर्य है। अब देखिए, पृथ्वी घूमते 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 फिर क्या हो गया? अब सूर्य, अब हम यहाँ पर खड़ा है, देखिए हम हैं, मैं हूँ यहाँ पर। अब क्या होगा? देखो, सूर्य के तरफ आ रहा है, वो आ रहा है ना। आते आते फिर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? सुबह हो जाएगा, मॉर्निंग हो गया। देखिए, ये देखिए 6 बज गया, 7 बजेगा, 8 बजेगा। फिर क्या होता है? हम बिल्कुल, सूर्य क्या होता है? 12 बजे क्या होता है? हमारे सर के ऊपर आ जाता है। देखिए, ये सर के ऊपर आ गया, सूर्य आ गया ना, 12 बज गया। फिर 12 बजेगा, फिर क्या होगा? फिर हाँ, फिर धीरे धीरे फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, फिर शाम हो जाएगा। देखो, शाम हो गया ना। अब फिर हम इधर आ गए, सूर्य है, रात हो गई। समझना पड़ेगा, दिमाग लगाइए, समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन के साथ में, है ना। ये क्या हो? देखो, रात हो गया, 12 बजे रात हो गया। इस तरह से सूर्य घूमती है, ऐसा। और रात दिन होता है। पृथ्वी का 2 तरह की गति है, एक दैनिक गति और एक क्या है? वार्षिक गति है। दैनिक गति में क्या होता है? रात दिन होता है,
इसलिए उसका नाम रखा गया, दैनिक गति नाम रखा गया। वार्षिक गति में क्या होता है, ऋतुएं चेंज करती है, जाड़ा गर्मी बरसात जो होता है वो वार्षिक गति होती है। तो दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूमती है। दैनिक गति में दिन रात होता है, ये पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष के प्रति वो घूमती है, ठीक है ना, अपने अक्ष के प्रति घूमती है वो। सूर्य यहाँ पर है। और वार्षिक गति में क्या होता है, सूर्य, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह घूमती है ना। तो ऐसा घूमने से क्या होता है, वो वार्षिक गति होती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो दो तरह की गतियाँ हैं। अब जरा हम तो इस अक्ष के प्रति घुमा, अब देखिए इधर हो गया ईस्ट हो गया, इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो गया। हमको सुनाई पड़ जाता है यहाँ पर, जान लीजिए, कहीं भी आवाज़ होगी तो हमको यहाँ पर आवाज़ आ जाएगी। तो ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब पृथ्वी को हम बीच से देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच देखिए इस तरह से, ऐसा एक काल्पनिक रेखा हम खींच सकते हैं। ये पृथ्वी है ना, देखो ये बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा हम खींच सकते हैं। दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर पृथ्वी की सतह पर इसके दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर एक काल्पनिक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है ना। वो काल्पनिक वृत्त क्या करेगा, पूरे पृथ्वी को, एक गोला की तरह पृथ्वी है, उसको दो भागों में बांटेगा। क्या बांटेगा ना, है ना, दो भागों में बांटेगा इस तरह से। देखिए ऐसा होगा, बांटेगा। देखिए ऐसा बटेगा और नीचे आएगा, ऐसा बटेगा। इस गोले का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, बताइए, इसका नाम क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इसका नाम होगा, उत्तरी गोलार्ध। सब हम क्लास में क्लियर कर देंगे, आप लोग मन से पढ़िए सिर्फ। उत्तरी गोलार्ध है ना, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया भाग। जिस भाग में पृथ्वी के जो दो भाग हम किए उसको, तो जिस गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध हो गया, जिस गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव होगा, है ना, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर, उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और जिसमें दक्षिण ध्रुव होगा उसको हम कहेंगे, उसको हम बोलेंगे दक्षिण गोलार्ध बोलेंगे उसको हम। इस तरह से हो गया। और ये जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या होगा, कौन बताएगा, बोलो, उस रेखा का नाम क्या होगा। बढ़िया से पढ़ो, किताब उल्टो, किताब का पन्ना उल्टो, उसको पढ़ो वहाँ से। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य, भूमध्य क्यों कहे, भू का अर्थ पृथ्वी, मध्य का मतलब बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा जो हुआ उसका नाम क्या दिए हम, भूमध्य दिए। जो स्टूडेंट पढ़ाई में थोड़ा पीछे चल रहे हैं उनके लिए मौका हर समय मिला हुआ है, वो कभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। क्या एक कहावत है कि जब जागा तब सवेरा। हमारी जैसे जैसे पढ़ाई चल रही है, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ हम जानते नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने का कीमत समझिए कि मेरा कीमत क्या है, मूल्य क्या है मेरा। अगर मूल्य समझ लिए तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन इसका कीमत अगर तुम 5 किलो आलू के बराबर लगाए तब तो काम हो गया, तब फिर आप आलू ही बनिएगा, है ना। 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज टमाटर की कीमत लगा तो वही बनोगे तुम। लेकिन पहले से इसका कीमत लगा लो कि हमारा कीमत क्या होना चाहिए, और उसी हिसाब से काम करोगे, आपको एकदम बिल्कुल उसी चीज़ बनना है, वही बनना है, कोई नहीं रोक सकता बनने से। ये हो गया। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है विषुवत वृत्त कहते हैं इसको हम। ये जो हम बता रहे हैं ना वो क्लास 6 से 10 तक जाएगा। ये क्लास 6 से स्टार्ट हुआ है जो हम बता रहे हैं, और वो आपका हर क्लास में मिलेगा, आपको क्लास 10 तक जाएगा। और अगर कोई परीक्षा दिए कंपटीशन का, नौकरी के लिए, तो उसमें तो इतना सवाल एकदम करना ही है, इसे एकदम करना ही है। आप लोग करोगे क्या, चोरी करके बीएससी पास कर जाओगे, आईएबी कर जाओगे जैसे तैसे निकल करके, और फिर तैयारी करोगे और लोगे गाइड लोगे,
लुसेंट का गाइड खरीदोगे तो ये गाइड वो गाइड खरीदोगे, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। जो कोर्स की किताबें हैं ना सब, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको। तो इसका नाम क्या हो गया? विषुवत वृत्त हो गया, या भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, है ना। इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्वेटर, अंग्रेजी में बोलेंगे इक्वेटर बोलेंगे इसको। विषुवत वृत्त को क्या बोलेंगे हम? इसको इंग्लिश बोलेंगे इक्वेटर बोलेंगे उसको हम, ठीक है ना। अब आइए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अब देखिए क्या है, दो रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लिखिएगा, लिख सकते हैं इसको, लिखो, लिख जाए इसको, थोड़ा फास्ट करना ताकि हम खाली नहीं रहे हम पढ़ाते रहें। जल्दी फास्ट कीजिए इसको, या तो फिर ऐसा करें, छोड़ दीजिए राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। आप यू गो थ्रू योर बुक, यू गो थ्रू योर ज्योग्राफी बुक। आप ज्योग्राफी किताब सबके पास है ना, आप उसमें आ जाकर पढ़िए उसको, ये सब निकाल करके, ठीक है ना। हाँ पढ़ो। अब आइए देखिए, चलिए इसका नॉर्थ हो गया पोल, यहाँ पर। यहाँ क्या होगा? साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये बीच में क्या था? इसका नाम क्या था? हाँ, भूमध्य रेखा। अब देखिए, ये जो बीच में भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर कई वृत्त खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। देखो यहाँ वृत्त, फिर वृत्त, फिर वृत्त, यहाँ तक खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से देखिए, कई वृत्त हम खींच सकते हैं, एक अनगिनत खींच सकते हैं। इसमें हम अनगिनत वृत्त खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। फिर नीचे भी विषुवत वृत्त के समानांतर पृथ्वी पर कई वृत्ताकार काल्पनिक रेखा हम खींच सकते हैं, काल्पनिक वृत्त हम खींच सकते हैं। देखिए बहुत सारा हो गया ना, बहुत सारा हो गया। अब इसका नाम क्या दें? बोलो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अक्षांश वृत्त। क्या होगा इसका नाम? बोलो तो। हाँ, अक्षांश वृत्त इसका नाम होगा। ये सभी का नाम क्या होगा? अक्षांश वृत्त। यहाँ बीच में लिखते हैं, सभी का नाम होगा अक्षांश वृत्त होगा, ठीक है। हो गया ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसका जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जब हम खींचेंगे तो क्या होगा? अर्धवृत्त आएगा, बनेगा। क्या होगा ना? अर्धवृत्त पूरा बनेगा, पूरा वृत्त होगा? पूरा वृत्त नहीं होगा, वो बनेगा अर्धवृत्त बनेगा। देखिए कैसे, देखिए मान यहाँ से खींचेगा, स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या होगा? पृथ्वी पर अर्धवृत्त बनेगा, ये बनेगा अर्धवृत्त बनेगा। ये देखिए अर्धवृत्त बनेगा, ये बनेगा अर्धवृत्त बनेगा, बनेगा अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से बनेगा। देखिए क्या बन गया है इसको, ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा देशांतर वृत्त। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम वृत्त नहीं, देशांतर से, देशांतर रेखा। वृत्त नहीं कर सकते इसको, पूरा तो वृत्त हुआ नहीं ना वो, तो पूरा वृत्त इसको कहेंगे देशांतर रेखा कहेंगे इसको हम, देशांतर रेखा कहेंगे इसको हम। तो अभी क्या क्या चीज़ों की जानकारी आपको हुई? भूगोल में क्या क्या सीखे? पहले भूगोल का मतलब पृथ्वी गोल है हैं? फिर हम क्या सीखे? ग्लोब किसको कहते हैं? ग्लोब सब देखा है ना, सब कोई देखा है। ग्लोब किसको कहते हैं? पृथ्वी का नमूना को हम कहते हैं ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का एक मॉडल है ये, है ना, ग्लोब कहते हैं। फिर पृथ्वी क्या होती है? देखिए पॉइंट बाय पॉइंट में बात करते हैं। पृथ्वी क्या है? उसके अपने अक्ष के प्रतः वह क्या है? वो चारों ओर घूमती है। वो उसका अक्ष क्या होता है? उसका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जाने वाली रेखा क्या है? उसके प्रतः वो घूमती है। क्या बात है तुम लोग को वहाँ पर? क्या डिस्टर्ब हो गया? वो घूमती है ना। तो पृथ्वी क्या होता है? वो अपने केंद्र से होकर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तो जाएगी, एक रेखा जाएगी, काल्पनिक अक्ष होगा, उसको अक्ष कहेंगे उसको हम, और उसके प्रतः घूमती है।
तो उस गति को हम क्या कहते हैं? वो दैनिक गति कहते हैं उसको हम। उससे क्या होता है? दिन रात होता है ना। जितना हम बात बोल रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में। हम जो बोल रहे हैं सबको एकदम माइंड में सेट करते जाओ। उससे दिन रात होता है। और पृथ्वी की दो तरह की गति है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है तो मौसम बदलता है, जाड़ा गर्मी बरसात मौसम बदलता है, ठीक है ना। तो इस गति को हम क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। एक हुआ दैनिक गति और एक हुआ वार्षिक गति, वो दो तरह की गति हुई। सबको समझ रहे हैं? एकदम ऐसा ध्यान रखिए आप, जो है आपका मेडिटेशन, आपका कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है ना। अभी जो हम बता रहे हैं वो क्लास में ही आपका याद हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा एकदम कंसंट्रेशन बनाओ, याद हो जाएगा। आप कंसंट्रेशन बनाइए तो याद हो जाएगा आपको। ये हो गया। फिर देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक वृत्त हम खींच सकते हैं। उस काल्पनिक वृत्त को हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे अक्षांश वृत्त बोलेंगे उसको। सुनो, तुम और तुम राधा, आप बाहर जा गप करिए, आपस में बात करिए, बाहर जाओ, जा गप कर जाकर बाहर, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? उसको ये वाला, इसको ना, ये जो 20 जाती है उसको बोलेंगे हम विषुवत वृत्त बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। चूँकि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से बराबर दूरी पर वह वृत्त बनता है, उसको एक काल्पनिक वृत्त है पृथ्वी पर। देखिए, पृथ्वी पर हम कुछ देख रहे हैं, कहीं दिखाई पड़ रहा है? हम कल्पना कर रहे हैं, हम सारा खाका हम बना रहे हैं, है ना, कॉपी में हम। और इसका मॉडल बना के मॉडल पर हम काल्पनिक रेखा खींच करके समझ रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, हाँ, उसको हम बोलेंगे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। अब देखिए क्या है, अब पृथ्वी पर विषुवत वृत्त के चारों ओर पृथ्वी पर कई काल्पनिक रेखाएं वृत्त खींचा जा सकता है ना, बहुत सारा खींच सकते हैं उसको हम। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अक्षांश वृत्त बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। अक्षांश वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं उसको हम, लैटिट्यूड बोलते हैं उसको हम, ठीक है। इसके बाद आइए, फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक पृथ्वी पर कई काल्पनिक अर्धवृत्त खींच सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? अर्धवृत्त ना होगा, यहाँ से यहाँ तक ना, कई अर्धवृत्त उसको हम खींच सकते हैं। ये इसको हम क्या बोलेंगे? देशांतर बोलेंगे। इसका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। जो सिलेबस आपके लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है ना, आप चाहे तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हों या SCRT से हों आप लोग, तो जो सिलेबस आपका निर्धारित किया गया उसको पढ़िए खूब बढ़िया से, क्योंकि कंपटीशन में सारा सवाल आपका उसी से पूछा जाएगा, ठीक है ना। कोई गाइड फाइड कुछ नहीं है ना। बताते हैं आपको कैसे होता है। देखिए, आप मान लो कि नदी का ले लो या आप ज्वालामुखी को ले लीजिए। ज्वालामुखी समझते हैं ना? ज्वालामुखी है ना। तो पूरे पृथ्वी पर तो कई ज्वालामुखी हैं, बहुत सारा है ज्वालामुखी, ठीक है ना। लेकिन जब टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो उसमें आपका उतना ही ज्वालामुखी का जिक्र रहेगा जितना कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो इम्पोर्टेंट वही रहेगा और उसी से पूछा जाएगा। जो भी 10-15 रहेगा ज्वालामुखी का नाम, उसी से आपको पूछा जाएगा। लेकिन जब गाइड पढ़िएगा तो उसमें 100 ज़्यादा रहेगा उसमें। अब 100 रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर 10 है। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा 10 है, तो हम 100 पढ़ें कि हम 10 पढ़ें? बोलो। तो 100 रहे तो गाइड हम पढ़ेंगे, आखिर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे जो मेन किताब हमारा है। NCERT की जो किताबें हैं 6 से लेकर के आपका 12 तक, उसका अभी से पढ़ाई करो, अभी से अध्ययन करो, ठीक है ना। आगे की जो तैयारी होती है, किसी परीक्षा के लिए तैयारी होती है, वो इसी क्लास से होती है, नीचे क्लास से होती है, 6 से 7 से ऐसे होती है। आप अभी से पढ़िए। आपको जो BTC किताब है ना, पहले तो बुक्स रखिए, सारा बुक्स रखो और उसी को पढ़ो, बार-बार पढ़ो। आप कोई स्टूडेंट ये नहीं अपने आप को समझे कि हमसे हम ये नहीं कर सकते हैं, हमसे ये परीक्षा नहीं निकलेगा, कोई ये नहीं समझे। बाधाएं अगर कोई उस तरह की आ जाए तो अलग बात है ना, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं आपको रोक नहीं सकता है वो। आप देखोगे नदी का बहाव, देखे हो ना, नदी का बहाव देखे हो कभी? देखो क्या देखे उसमें, कभी रुकती है वो? कभी रुकती है नदी? नहीं रुकती है। उसका मंजिल क्या है? उसका मंजिल समुद्र है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और उसका मंजिल क्या है? गंगा नदी, समुद्र है।
कहीं बीच में रुकती है? बीच में क्या बीच में हम पत्थर हम रख देंगे तो क्या रुक जाएगी वो? नहीं रुकेगी वो अपना अलग रास्ता बना लेगी। आप रोकिए ना उसको, फिर अलग रास्ता बना लेगी। इससे जीवन में बाधाएं तो ठीक है, आएगी, बाधाएं आती है, लेकिन आपको सफल होने से भी कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर आप में प्रवाह है, आप जब तय कर लिया, निश्चित कर लिया कि हमको सफल होना है जीवन में, एक इसका जो अनमोल रत्न है, इसका कीमत समझ गए, तो आप सफल जरूर होइएगा। तो इतना बात समझ गए ना? तो हमको लगता है कि आज हम ज्योग्राफी में इतनी ही बातें रखते हैं, और फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में हमारा फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत।